मेरा मकसद है कि सामाजिक कुरीतियाँ अगर बढ़ती हैं, तो किसी न किसी को स्टेप लेना पड़ता है। तो महादेव की कृपा से हम लोग को ही स्टेप लेना पड़ा, तो हम लोग उसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कोशिका एक प्रयास, इसमें 40 बच्चियाँ हैं, जिसको मैडम ने गोद ली हैं, उनका पढ़ाई-लिखाई, खर्चा, खाना-पीना सब उठाती हैं और ₹500 के हिसाब से पर बच्चियों को 20,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करती हैं। इसलिए हर 7वें आदमी को शुगर है, हर 5वें आदमी को डायबिटीज़ है इंडिया में। और ये संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवकांत गोस्वामी। इस वक्त मैं काशी मेडिकेयर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं और जैसा कि हम लोग बनारस के अंदर अलग-अलग विषयों पर लोगों से राय ले रहे हैं, अलग-अलग विषयों पर इंटरव्यू कर रहे हैं और कई ऐसे विषय हैं जिस पर हम लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारे साथ डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कोविड के समय में जिस तरीके से वैक्सीन जब बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद वैक्सीन जब लगाई गई, कुछ लोग या कुछ तबके के लोग अलग-अलग लोग इसको लेकर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि इससे युवाओं में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कह सकते हैं कि हृदय संबंधी समस्याएँ हो रही हैं और मौत हो रही है, जो कि भ्रांति है या सच है, अब इसके विषय में हम बात करेंगे। और भी कई ऐसे विषय हैं जिस पर डॉक्टर एम के श्रीवास्तव जी से हम बात करेंगे, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं और एक हॉस्पिटल संचालक हैं, तो आप से ज़्यादा बेहतर कोई इसको नहीं बता सकता। तो पहले डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैं जब गेट पर आया और मैंने एक संदेश उस पर लिखा हुआ पाया, पहले लिखा हुआ था काशी मेडिकेयर और नीचे लिखा हुआ था बेटी नहीं है बोझ, आओ बदलें सोच। ये कम से कम आज से 15 साल पहले मोदी जी के सरकार के आने से कुछ दिन पहले से ये एक योजना के तौर पर, एक सोच के तौर पर, एक संदेश के तौर पर, ये एक समाज में बहुत बड़ी सोच और संदेश को ये मजबूती दिया जा रहा है यहाँ से। तो उस इस इसकी शुरुआत कैसे हुई डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आप हमें बताएँ? 2014 में हम लोग बेटी नहीं है बोझ और बदले सोच शुरुआत किए थे। बेसिकली हमारे सेंटर में, किसी भी सेंटर में अगर बिटिया का जन्म होता था, तो ऊटी के आसपास बहुत एक सीरियस माहौल होता था। लोग उदास हो जाते थे, चेहरे पे मुस्कान चली जाती थी और सास जो है बहू को वहीं पे ताना मार देती थी, कि पेटो कटोलू और बिटिया निकल लूँ। तो ऐसे सब सुन के हम लोग अपने स्तर से सोचे कि आर्थिक बोझ जो है इन पर ना पड़े, तो इनका हम फ्री डिलीवरी करते हैं। अगर बिटिया पैदा होती है तो कोई चार्ज नहीं लेंगे और उसके बाद हम लोगों को मिठाई भी खिलाते हैं, वस्त्र भी देते हैं। तो इस संख्या हम लोग की पौने 700 हो चुकी है अभी तक। और ये हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक इनिशिएटिव था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इसके पहले से हम लोग बेटी नहीं है बोझ आओ बदले सोच कर रहे थे। तो इसको प्रधानमंत्री ने संज्ञान में लिया और मैडम को कई बार पुरस्कृत भी किया और कई बार खुले मन से बोला, कार्यों की सराहना भी की। मेरा मकसद है कि सामाजिक कुरीतियाँ अगर बढ़ती हैं, तो किसी न किसी को स्टेप लेना पड़ता है। तो महादेव की कृपा से हम लोग को ही स्टेप लेना पड़ा, तो हम लोग उसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली चल रहा है और उसमें कई सहयोगी संस्थाएँ भी हेल्प करती हैं। और यह अब तक 675 बेटियों का जन्म हो चुका है हमारे यहाँ। तो बिल्कुल सब स्मूथ चल रहा है और सोच में बदलाव आया है। सेक्स रेशियो एक चीज़ होती है कि अगर 1000 पुरुष हैं, तो 8 साढ़े 800 बेटियाँ थीं, 150 का डिफ़रेंस था, अब आके 36 हो गया है। अगर डिफ़रेंस को देखें तो 1000 पे करीब 960 लड़कियाँ हो जा रही हैं, तो अब डिफ़रेंसेस कम हो गए हैं, जागरूकता बढ़ी है समाज में और लोग की सोच भी बदली है। तो बेटी और बेटों में कोई भेदभाव ना हो, इसी को देख कर इनिशिएटिव चलाया गया था, बेटी नहीं है बोझ, आओ बदले सोच। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है और लेकिन महँगाई के दौर में लोग इसको बोझ की तरह भी कुछ परिवारों में इसको लेते हैं और ताना तक सुनना पड़ता है महिलाओं को, एक पड़ोसी से या फिर अपने घर में भी सुनने को मिलता है। इस क्रम में डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव, जो कि धर्मपत्नी है डॉक्टर एम के श्रीवास्तव जी की, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम उनसे भी मिलवाएँगे आपको और इस सोच के पीछे उनका किस तरीके से मेहनत रहा, किस तरीके से उन्होंने साथ दिया अपने पतिदेव का,
जो कि एक समाज में बहुत बड़ा संदेश है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 15 सालों में काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी सोच अभी भी कहीं न कहीं लोगों की है। इसलिए इसको और मजबूत करने के लिए डॉक्टर साहब जैसे कुछ और भी योजनाएँ चला रहे हैं, जिसमें कुछ गरीब लोगों को लेके आप बात कर रहे थे कि जो महिलाओं के लिए और बच्चों जी, के जी। लिए योजना कुछ चला रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कोशिका एक प्रयास, इसमें 40 बच्चियाँ हैं, जिसको मैडम ने गोद ली हैं, उनका पढ़ाई-लिखाई, खर्चा, खाना-पीना सब उठाती हैं और ₹500 के हिसाब से पर बच्चियों को ₹20,000 पोस्ट ऑफिस में जमा करती हैं। तो ये जो बच्चियाँ जब 16 साल की हो जाएँगी, तो इनको करीब-करीब 18 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे वो आगे की एजुकेशन को जारी कर सकते हैं या शादी कर सकते हैं। तो आत्मनिर्भर हो जाएँगे बेसिकली। और ये पढ़ाई-लिखाई यहाँ पे 2 ट्यूटर लगे हैं, उनको अच्छे से 3 से 5 बजे इवनिंग क्लास होती है। तो बच्चियाँ प्राथमिक एजुकेशन यहीं से लेती हैं और बाकी अपने स्कूल में भी पढ़ती हैं। इस तरीके से आप देखे होंगे घरों में मेड के रूप में जो सहयोग करती हैं कुछ महिलाएँ जो कि ज़्यादातर छोटी जाति की होती हैं, लेकिन यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है। उनके लिए डॉक्टर एम के श्रीवास्तव जी और इनकी धर्मपत्नी मिलके एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव लिए हैं, उसको चला रहे हैं और काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को एक संदेश दे रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनको आर्थिक रूप से मदद करने के क्षेत्र में, उनके भविष्य के लिए तमाम अलग-अलग योजनाएँ चला रहे हैं। इस पर हम एक और विस्तार से भी आगे आने वाले टाइम में इंटरव्यू आपको दिखाएँगे, जो बहुत विस्तृत होगा, जिसमें हम शुरुआत से किस तरीके से ये पूरी योजना चली और क्या-क्या हुआ। लेकिन आज हम एक और जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसको लेकर हम डॉक्टर साहब के पास पहुँचे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब हृदय रोग विशेषज्ञ और डायबिटीज़ के पेशेंट को देखते हैं और इसके जानकार हैं आप। और अलग-अलग इससे संबंधित किताबें भी आपने लिखा है। आप एक अध्यापन कार्य में भी कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर के तौर पर भी आप अपने को पाते हैं और समाज को अलग-अलग रूप में आप लाभ दे रहे हैं। इसी क्रम में जैसे डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप ये किताब लिख रहे थे, जो विश्व प्रसिद्ध मतलब है और विश्व के अलग-अलग देशों में इसको पढ़ा जा रहा है। इसको लेके क्या सोच आपकी रही किताब? बिल्कुल, कोविड कोविड वैक्सीन पे गाइडलाइन हम लोग लिखे थे 2019 में। पूरी दुनिया उसमें सशंकित थी, कोविड का क्या भविष्य होगा। तो कोविड महामारी का रूप ले चुका था, उसमें लोग बहुत परेशान भी थे। कई वेव आए, 1, 2, 3 वेव आए, डेल्टा वेव आया, डेल्टा प्लस वेव आया, कई लोगों की जानें चली गई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद एक भ्रामक रूप से भ्रांति है कि हार्ट डिजीज़ की संख्या बढ़ी, सडन कार्डियक डेथ या सीडी की संख्या बढ़ी, हार्ट अटैक की संख्या बढ़ी, तो क्या यह सही है, गलत है? इस पे हम आपको बात कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन जो है हमारे देश में कोविशील्ड, कोवैक्सीन लगा। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगा, बाहर में विदेशों में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन लगा। किसी भी वैक्सीन के 2 साइड इफ़ेक्ट केवल हैं, अब तक डॉक्यूमेंटेड है। आप लिटरेचर देखेंगे तो एक फीवर, एक पेन और जो जहाँ पे लगाते हैं वहाँ किसी-किसी को एलर्जी हो जाती है, स्किन रेड हो जाता है। बस 3 साइड इफ़ेक्ट है, स्किन रैशेज़, फीवर एंड पेन। इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी-कभी क्या होता है कि अगर आप सिंपल पैरास्टामॉल भी दें बुखार है पैरास्टामॉल भी दें, तो अगर सूट नहीं करेगा तो एलर्जी हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम वैक्सीन लगाते हैं, सूट नहीं करे तो वहाँ एलर्जी हो जाएगी। ये कॉमन फिनोमेना है। इवन एलर्जी के में आप सुने होंगे एविल इंजेक्शन आता है, वो भी लगाने से किसी को एलर्जी हो जाती है, जबकि एलर्जी का इंजेक्शन है। तो कोई दवाएँ किसी को सूट नहीं करती, वो अलग इश्यू है। लेकिन पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन में भ्रांतियाँ हैं, भ्रामक तौर पे फैलाई गई, इससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। आपको बताएँ कि यंग जनरेशन में 25 साल के युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ा, क्यों? क्यों बढ़ा? ये क्वेश्चन आपका जायज़ भी है और जानना भी चाहिए। यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक संख्या बढ़ी, हृदय रोग बढ़ा, क्यों? तो हमारी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है, लाइफ़स्टाइल है, देर रात तक करीब हमारे जितने भी हम देख रहे थे हमारे घर में ही हैं लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो एमएनसी में काम करते हैं। मतलब वो सोते हैं साढ़े 4 बजे 5 बजे भोर में सुबह काम करते हैं 10 बजे से। तो पूरी नाइट जो है सोने के लिए है अब पूरा काम करते हैं। तो उनका बायोलॉजिकल रिदम डिस्टर्ब हो गया, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। उससे क्या होगा मेटाबॉलिक हेल्थ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और पीसीओडी की संख्या बढ़ी। तो स्ट्रेस से एक्सेसिव स्ट्रेस से और दिनचर्या बदलने से, बॉडी को रेस्ट न देने से चीज़ें आपको बढ़ रही हैं। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, ओबेसिटी है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और पीसीओडी है महिलाओं में। उनको इन्फर्टिलिटी की दिक्कत हो जाती है, महिलाएँ मोटी हो जाती हैं, बच्चियाँ मोटी हो जाती हैं। तो ये स्लीप पैटर्न ठीक करने की ज़रूरत है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बड़ी हमारी है।
प्रॉपर डायग्नो ईसीजी हो जाता है, ईको हो जाता है, ट्राफ्टी हो जाता है, हर जगह हो जाता है, गाँव में हो जाता है, शहरों में हो जाता है। डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ने से हम लोग को पकड़ लेते हैं। पहले भी मृत्यु होती थी और पता चला कि कल तो ठीक थे, आज मर गए। तो पता नहीं था उनके बारे में, अब पता है कि इनको हार्ट की डिजीज़ है, ये दवा लेते हैं, इनको बीच में डॉक्टर को दिखाना है। तो अवेयरनेस बढ़ी है, जागरूकता बढ़ी है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ी है। तो हम लोग अब जैसे देखिए कि पहले 58 बरस जो था, मीडियन सर्वाइवल रेट था। 60 बरस रिटायरमेंट उम्र था और 2 साल पहले लोग मर जाते थे, 58 वर्ष में मर जाते थे। मीडियन सर्वाइवल रेट था, अब 70 पहुँच गया है। क्यों पहुँच गया है कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ी है, गवर्नमेंट का हर जगह मेडिकल कॉलेज खुलना और सुविधाएँ देना, हर जगह छोटे से जगह में भी थ्रोम्बोलिसिस हो जाना, ईसीजी हो जाना, इको हो जाना, चीज़ें हो जाने से हार्ट अटैक को हम लोग कंट्रोल किए हैं। संख्या क्यों बढ़ी है? संख्या बढ़ी है कि पहले अवेयरनेस नहीं था, डायग्नोस्टिक नहीं थी, इसलिए संख्या आपको लग रहा है बढ़ी है। दूसरी बात है कि पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन से थ्रम्बस बनना, क्लॉट बनना और हार्ट अटैक होना। सबसे पहले प्लेक बनता है, जिसको हम थ्रम्बस बोलते हैं। आप समझिए क्लॉट बन गया, क्लॉट फँस गया, ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, आपकी मौत हो गई, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन मायोकार्डियम में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा है किसी वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, थ्रम्बस की वजह से, तो ये थ्रम्बस कोविड को लगा है क्या? यही क्वेश्चन है कि कोविड की वजह से अटैक बढ़ गया क्या? ऐसा नहीं है। कोविड वैक्सीन से लोग बचे हैं, लोगों को ज़िंदगी मिली है और जो थ्रम्बस बनना है, ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है, एथ्रोजेनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन होना ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। अगर आप डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कंट्रोल नहीं हो तो आपको हार्ट अटैक होगा। लेकिन आप फिज़िकली फिट रहेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो नहीं होगा। और आपको बता दें कि हम कोविड गाइडलाइंस एंड मैनेजमेंट बुक लिखे थे, फर्स्ट बुक थी हमारी कोविड में। इसमें यही दिखाया गया था कि केवल वैक्सीन से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई 3 ही है। ट्रांजिएंट समय के लिए बुखार आ जाएगा, रैश हो सकते हैं और पेन हो सकता है बस। कोई भी इंजेक्शन लगाओगे थोड़ा पेन तो होगा ही है, तो बस इतना ही है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं होता है, ये भ्रांति है, भ्रामक तो फैलाया गया है। बहुत सेफ़ है और कोविशील्ड तो बहुत सेफ़ है, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने लगवाया था कोविशील्ड और कोवैक्सीन बहुत सेफ़ वैक्सीन है। इसको और लोगों ने माना, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने माना कि बहुत सेफ़ वैक्सीन थी। पहले था कि नहीं मेरा ही ऑक्सफ़ोर्ड वैक्सीन अच्छा है, ऐसा नहीं है। हम लोगों के जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोविशील्ड लगा हुआ है इंडिया में, बहुत बहुत उपयोगी था और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। जैसा कि मेरे हाथ में आप देख सकते हैं एक बुक है जो डॉक्टर साहब ने ही लिखा है, जो कि कोविड को लेकर ही लिखा गया था। कोविड में लिखा हुआ है कोविड-19 गाइडलाइंस एंड मैनेजमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस थे और उसको किस तरीके से मैनेज किया गया और भी विषयों को लेकर इस पर काफ़ी विस्तार से डॉक्टर साहब ने लिखा है। यदि आपको इसको पढ़ना हो तो आप इसमें काफ़ी कुछ समझ सकते हैं और आप उन सच्चाइयों को भी जान सकते हैं कहीं न कहीं जो भ्रांतियाँ अभी फैलाई जा रही हैं जिस तरीके से कि कोविड के बाद युवाओं को खासतौर पर जैसा डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से समझाया कि युवाओं को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि रहन-सहन और खान-पान और जिस तरीके से हम अभी लाइफ़ अपनी जी रहे हैं, ये इसका बहुत बड़ा इस पर कहीं न कहीं असर है। डॉक्टर साहब जैसे एक युवा के तौर पर मैं भी एक युवा हूँ और मैं भी कहीं न कहीं हार्ट की समस्या से अभी कुछ दिनों पहले से परेशान हूँ। अ, जैसे दिमाग में एक बात आती है कि यदि हार्ट की समस्या कोई कह दे कि झूठे भी कह दे कि हार्ट की समस्या आपको है, तो क्या इससे मतलब वास्तविक कुछ चीज़ें परिवर्तन आता है क्या? रियलिटी बताएँ आपको, हर डिजीज़ होने के लिए 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। आपको हाइपरटेंशन, बीपी का होना ज़रूरी है, डायबिटीज़ का होना ज़रूरी है, मोटापा का होना ज़रूरी है और फैमिली हिस्ट्री और साथ में आप स्मोकिंग करते हो और लाइफ़स्टाइल आपकी गड़बड़ है, तो ये 5 घटक आपको हार्ट अटैक तो ले जाएँगे। मैंने हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर 2 शब्द है, हार्ट फेल हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए। तो तभी होगा जब अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होगा, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होगा, मोटापा होगा और आपकी लाइफ़स्टाइल कुछ गड़बड़ होगी और स्मोकिंग करेंगे, अल्कोहलिक होंगे और सो नहीं पाएँगे, प्रॉपर सो नहीं पाते होंगे। जो 8 घंटा सोना है, आप 4 घंटा सोते हो और स्ट्रेस होगा, एक्सेसिव स्ट्रेस होगा। ये 5-6 कंपोनेंट मिलके ही आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जाते हैं। ऐसा नहीं है, युवाओं में बड़ा है, बेसिकली होता है कि सब लोग मोबाइल पे रात को 12-1 बजे तक देखते हैं, चैट करते हैं, 6 बजे जग जाते हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते। हर एक आदमी को 8 घंटा सोना ज़रूरी है और 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। और दूसरी बात एक्सरसाइज करना 35 मिनट एक्सरसाइज ज़रूरी करना है। हफ्ते में 5 ही दिन करो लेकिन 35 मिनट बहुत ब्रिस्क वॉक करो, जॉगिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, कुछ न कुछ करो और प्रॉपर सो जाओ टाइम से। टाइम से सोने से बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं।
तो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, जिसमें हाइपरटेंशन डायबिटीज आता है, बोलते हैं मेटाबॉलिक हेल्थ, ठीक करने के लिए रूटीन आपका ठीक होना चाहिए, दिनचर्या ठीक होनी चाहिए, समय से सोइए, समय से उठिए, समय से खाइए, नंबर एक। जो चाहिए कि आपको बीपी शुगर के लिए जांच कराना, अवेयरनेस जरूरी है, जागरूकता। आप जांच करा लें, ऐसा मतलब कि हमको तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति इंडिविजुअलाइज होता है, उसका कुछ न कुछ अलग अलग चलता रहता है शरीर में। फैमिली हिस्ट्री अगर है तो ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर फादर मदर दोनों डायबिटिक है या फादर मदर दोनों हाइपरटेंसिव, तो आपको जरूरत से ज़्यादा जागरूक होने की जरूरत है, आपको डॉक्टर की निगरानी में रहने की जरूरत है। अगर नहीं है, अगर ब्लड प्रेशर भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, आप मोटे भी नहीं हो, स्मोकिंग भी नहीं करते, तो कुछ नहीं होता, आप फिर कुछ आपको हो ही नहीं सकता, जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। भगवान कई बार अलार्मिंग साइन बनाते हैं, एंजाइना बोलते हैं, सीने में दर्द हो गया, रेस्ट किए, दर्द खत्म हो गया। तो एंजाइना हार्ट अटैक का एक पहले की चीज़ है, मतलब प्री रिक्विजिट है, समझिए कि ये इंडिकेट करती है कि बाद में भविष्य में हार्ट अटैक हो जाएगा। लेकिन एंजाइना कंट्रोल करने के लिए रेस्ट करिए, दवा खाइए, डॉक्टर को दिखाइए। यंग एज में बढ़ रहा है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बढ़ रही है और लाइफस्टाइल बिल्कुल गड़बड़ है, इसलिए हो रहा है। लगभग किस उम्र से ये होना शुरू हो जाता है डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज और ये दोनों का कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है इससे, तो इसकी वजह से हो सकता है, तो कब से ये मतलब डायबिटीज दो तरह के होते हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कंजेनाइटल होते हैं, पैदा होते ही हो जाते हैं। लेकिन 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है, 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होता है। इसमें क्या है कि अगर आप सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, और अगर आप मिठाई खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, तो बढ़िया खाना खा रहे हैं और बिल्कुल टहल ही नहीं रहे हैं, और एसी में रह रहे हैं, एसी में सो रहे हैं, एसी से ऑफिस जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नहीं है, तो बेसिकली क्या है कि जिसकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, जो आदमी स्ट्रेस में रहता हो, और जिस आदमी की फैमिली हिस्ट्री है, उसको यंग एज में होगा। लेकिन आपको जागरूक होने की जरूरत है, यंग एज में हो भी रहा है। देखिए, यंग एज में जेनेटिक जेनेटिक फैक्टर है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है। इन्वायरमेंट जो हमारे पॉल्यूशन इंडेक्स ज़्यादा है, इसमें CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स ही जल्दी एज, मतलब फ्री रेडिकल जो होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, और यही आपको डायग्नोसिस, मतलब आपको अर्ली स्टेज में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, इवन कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। तो फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजर हम लोग जो है ना, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन होता है, उसको देते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल का, पॉल्यूटेंट का भी इफेक्ट उतना ही है जितना जेनेटिक है। 1/3 जेनेटिक होता है, 1/3 शुगर जेनेटिक होता है, माता से आ जाएगा बच्चों में। 1/3 जेनेटिक हो गया, 1/3 जो है आपको इन्वायरमेंटल कास्ट से हो गया, और बाकी 1/3 जो है आप बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हो, 1/3 तो ऐसे 2/3 पूरा डायबिटीज जो है 3 कंपोनेंट बढ़ता है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हर 7वें आदमी को शुगर है, हर 5वें आदमी को डायबिटीज है इंडिया में, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो रही है। काफ़ी संख्या में पेशेंट बाहर अभी वेट कर रहे हैं, इस वजह से हम ज़्यादा समय डॉक्टर साहब का नहीं लेंगे अब, और इस विषय पर हम और विस्तार से आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ और हृदय से संबंधित जो भी रोग हैं या ऐसी समस्या है, उसको लेकर हम एक विस्तार से बातचीत करने के लिए इंटरव्यू करेंगे दोबारा से। लेकिन फ़िलहाल अभी इस इंटरव्यू में या इस मीटिंग में अभी फ़िलहाल इतना ही, और डॉक्टर साहब का पहले हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, आपने इतना समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।